गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शालिनी पांडे। लास्ट क्लास में हमने मानव निर्मित रेशे, एक्रेलिक और रेयॉन के बारे में पढ़ा था। हम आज की क्लास में अगले मानव निर्मित रेशे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैनमेड फाइबर होते हैं वह ह्यूमंस द्वारा लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो नायलॉन की जो खोज है वो लैब में की गई। एक अमेरिकी रसायन शास्त्री थे जिनका नाम है वॉलेस कैर्थर्स। इन्होंने 1930 में नायलॉन फाइबर की खोज की और ये ड्यूपॉन्ट कंपनी में काम करते थे। और उसके बाद 1939 से क्या हुआ, नायलॉन का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक लार्ज स्केल पे नायलॉन के रेशे का निर्माण किया जाने लगा। तो हम नायलॉन को देखें तो नायलॉन एक तरह का क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, अर्थात यह पूरी तरीके से रसायनों द्वारा लैब में बनाया जाता है। तो नायलॉन जिनसे मिलके बनता है, या नायलॉन जिस प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है उनको हम कहते हैं पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड्स क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर की एक कॉमन रेंज है जिसमें क्या होता है कि पॉलीएमाइड्स जो होते हैं उनकी रासायनिक संरचना में एमाइड समूह पाए जाते हैं। तो एमाइड समूह का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो CONH होता है। तो जितने भी पॉलीएमाइड्स हैं उन सभी में एमाइड ग्रुप उपस्थित रहता है। तो नायलॉन एक तरह का क्या है, सिंथेटिक फाइबर है और यह एक तरह का पॉलीएमाइड है, क्योंकि नायलॉन में 85% के आसपास जो होता है एमाइड लिंकेज पाया जाता है। अब एमाइड लिंकेज देखें तो एमाइड लिंकेज क्या होता है, आप देखेंगे कॉर्नर में जो दिख रहा है, जो कार्बोनिल समूह और एमाइन समूह मिलकर जब एक लिंक बनाते हैं, एक रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एमाइड लिंकेज। ये आपका कार्बोनिल समूह है C++OR, और ये आपका एमाइन ग्रुप है NR और इस तरफ R। तो ये जब एमाइन ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप मिल आपस में जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ये एक लिंक बनाते हैं जिसको हम एमाइड लिंक कहते हैं, कॉमन भाषा में आपके समझने के लिए। तो जो नायलॉन है वह एक तरह का पॉलीएमाइड है और इसमें क्या पाया जाता है, एमाइड लिंकेज पाया जाता है। तो अगर हम नायलॉन के प्रकार देखें तो नायलॉन जो कॉमनली यूज़ होता है या टेक्सटाइल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वह दो प्रकार का होता है। एक है नायलॉन 6 और एक होता है नायलॉन 6,6। नीचे उनके रासायनिक फॉर्मूले दिए गए हैं, नायलॉन 6 का और नायलॉन 6,6 का। अब नायलॉन 6 की बात करें तो नायलॉन 6 क्या है, कैप्रोलैक्टम जो एक रसायन है उसके मोनोमर्स का जो पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो उसके द्वारा निर्मित होता है। तो ये नीचे कैप्रोलैक्टम है। कैप्रोलैक्टम क्या है, एक 6 कार्बन वाला एक कार्बनिक यौगिक है। इसको पॉलीमराइजेशन जब हम करेंगे तो इसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, नायलॉन 6,6 प्राप्त होता है। तो नायलॉन 6 को एक और नाम है, इसको बोलते हैं पैरलॉन। क्यों? क्योंकि इसकी जो खोज थी वो पॉल स्लैक ने इसको विकसित किया था, तो इसलिए इसको पैरलॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक पॉलीमराइजेशन की अलग अलग प्रक्रिया होती हैं, तो जो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो नायलॉन 6 क्या है, एक नायलॉन जो 6 है वो किससे मिलके बन रहा है, कैप्रोलैक्टम है, एक 6 कार्बन का कार्बनिक यौगिक है, उसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो तब हमें क्या प्राप्त होगा, नायलॉन 6। और नायलॉन 6 को हम पैरलॉन के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा जो नायलॉन है वो है नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 को बनाने के लिए हमें दो रसायन चाहिए होते हैं जिनका नाम है एडिपिक एसिड, दिस इज एडिपिक एसिड, और दूसरा है हेक्सा मेथिलीन डाइअमाइन। तो जब हम एडिपिक एसिड और हेक्सा मेथिलीन डाइअमाइन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, नायलॉन 6,6 प्राप्त होगा। और इस यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस यूज़ होती है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, अर्थात संघनन पॉलीमराइजेशन। तो दो रसायन है, एक है एडिपिक एसिड और एक है हेक्सा मेथिलीन डाइएमाइन। तो जब इनका संघनन पॉलीमराइजेशन किया जाएगा तो हमें प्राप्त होता है नायलॉन 6,6। तो ये जो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइल डाइएमाइन है ये भी क्या है, ये दोनों भी 6 कार्बन के कार्बनिक यौगिक है और इनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, नायलॉन 6,6 प्राप्त हो रहा है। तो नायलॉन 6,6 का जो पेटेंट है या जिसकी खोज इसने की है वो है वॉलेस कैर्थर्स, जो हमने अभी पहले पढ़ा, उन्होंने ही क्या की, नायलॉन 6,6 की खोज की है। तो ये है नायलॉन 6,6। तो आप देखेंगे नायलॉन 6 को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक रसायन चाहिए, वो है कैप्रोलैक्टम। और नायलॉन 6,6 को बनाने के लिए हमें दो रसायन चाहिए, वो है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन। ठीक है, तो ये हो गया नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6।
और अगर हम नायलॉन रेशे की बात करें तो नायलॉन जो रेशा है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए बहुत जाना जाता है। अगर आप सभी रेशे देखेंगे, जितने भी वस्त्र उपयोगी रेशे हैं, उसमें नायलॉन जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मजबूती है, या उसकी जो घर्षण प्रतिरोधक क्षमता है, या रासायनिक स्थिरता है, वो सबसे अधिक है। तो इसलिए जो नायलॉन है उसका उपयोग बहुत सारे सेक्टर्स में होता है, कपड़ा बनाने से लेकर ऑटोमेटिव पार्ट्स बनाने में, इंजीनियरिंग प्लास्टिक बनाने में, और अन्य जो वस्त्र हैं उनके निर्माण में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी फाइबर्स हैं, जो वस्त्र उपयोगी फाइबर हैं, रेशे हैं, उनमें सबसे जो मजबूत रेशा है वो है नायलॉन। तो नायलॉन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फाइबर है वो है नायलॉन। ओके, तो नायलॉन सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, सबसे टफ फाइबर है। ठीक है, अब नायलॉन के रेशे की विशेषताओं की बात करें तो अगर हम अभी मैंने आपको बताया कि नायलॉन क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। सभी जितने रेशे हैं उनमें नायलॉन सबसे ज़्यादा, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा नायलॉन की होती है। तो नायलॉन के रेशों की स्ट्रेंथ 4 से 9 ग्राम पर डिनियर तक होती है ना। तो यह एक उच्च स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो नायलॉन में भी जब वो सूखा होता है, सूखे नायलॉन के रेशे जो होते हैं उनकी जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वह ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत गीले नायलॉन के रेशों के। तो जब नायलॉन गीला होता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो क्षमता होती है वो सूखे नायलॉन से कम होती है। ठीक है, तो इसलिए नायलॉन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, जहाँ टूट फूट ज़्यादा होती है, हमें बहुत हाई इंड्योरेंस को बियर करना है, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, नायलॉन रेशे का उपयोग करते हैं। अब हम बात करें नायलॉन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो नायलॉन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.14 टू 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और इससे हम कह सकते हैं कि यह क्या है, अपेक्षाकृत हल्का रेशा है। हमने पढ़ा था कि कॉटन की जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है 1.54 के आसपास। तो नायलॉन का रेशा क्या है, कंपैरेटिवली हल्का होता है, तो इसलिए इसको हैंडल करना कंपैरेटिवली क्या होता है, आसान होता है। अगर हम बात करें नायलॉन के मेल्टिंग पॉइंट की, तो नायलॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उच्च होता है। तो जहाँ पर हाई टेम्परेचर की आवश्यकता है, इन जगहों पर नायलॉन के रेशों का उपयोग किया जा सकता है। नायलॉन जो 6 है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 215 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नायलॉन 6 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 252 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम बात करें आयामी स्थिरता अर्थात डायमेंशनल स्टेबिलिटी की, तो जो नायलॉन के रेशे हैं वो क्या होते हैं, उनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, अर्थात उन पे आसानी से अगर हम उनको धोएं या उनको प्रोसेस करें तो उनमें जो सिकुड़न होती है वह कंपैरेटिवली कम होती है, और वो अपने जो ओरिजिनल शेप है, आकार को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। बात करें नायलॉन के रेशों की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की, तो नायलॉन के रेशों में काफ़ी हद तक लचीलापन बहुत अच्छा पाया जाता है। तो इसलिए इसे हम विभिन्न प्रकार की आकृति, रूप, धागों में क्या कर सकते हैं, आसानी से ढाल सकते हैं। तो जो नायलॉन का जो रेशा है वो काफ़ी लचीला रेशा होता है। अब बात करें इलास्टिक रिकवरी की, तो नायलॉन का रेशा जैसे आपने अभी पढ़ा कि वह काफ़ी लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसके साथ ही जो नायलॉन के रेशे हैं उसमें की जो इलास्टिक रिकवरी है वो भी काफ़ी हाई होती है। इलास्टिक रिकवरी क्या होती है, जब हम रेशे को खींचते हैं, जब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो अपने क्या हो रहा है, ओरिजिनल शेप में वापस आने की जो क्षमता है उसको हम कह रहे हैं इलास्टिक रिकवरी। तो नायलॉन का जो रेशा है उसमें 90% या उससे भी अधिक क्या पाई जाती है, इलास्टिक रिकवरी पाई जाती है। अर्थात अगर हम रेशे को खींचेंगे लंबा तो फिर से जब हम खींच के उसे छोड़ देंगे तो नायलॉन का रेशा क्या है, अपने पूरे पुराने आकार को प्राप्त कर सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो नायलॉन का रेशा है इसको काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, और जब हम बल हटा देंगे तो फिर क्या होगा, नायलॉन का रेशा अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल लंबाई को प्राप्त कर लेता है। तो नायलॉन की जो इलास्टिक रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात करें मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी की, नमी अवशोषण क्षमता की, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी मैन मेड जो फाइबर है वह हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, अर्थात वो जल के अणुओं को अपने से दूर फेंकते हैं, है ना, उनको रिपेल करते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं। तो इसलिए यह जो रेशा है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो नमी है उसको अवशोषित नहीं करता है। तो इसलिए जहाँ पर हमें नमी के प्रति प्रतिरोधी वस्त्र बनाने हैं या वाटर रिपेलेंट जो हम गारमेंट्स बनाने हैं या वाटर को रिपेल करने वाले कुछ उपकरण बनाने हैं जैसे कि छाता, तो उन जगहों पर हम क्या कर सकते हैं, नायलॉन के रेशों का उपयोग कर सकते हैं। तो यह क्या करता है, पानी को रिपेल करता है, हाइड्रोफोबिक रेशा है एक तरह का।
अगर हम बात करें नायलॉन के आकार की, तो नायलॉन के जो रेशे होते हैं वह यूनिफॉर्म होते हैं, समान व्यास के होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे लैब में बना रहे हैं, तो लैब में बना रहे हैं तो इसलिए जो उसकी यूनिफॉर्मिटी होती है नायलॉन के रेशे में वह पाई जाती है। और इसकी जो सरफेस होती है वह काफ़ी चिकनी होती है, और यह रेशा हमें अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो बेलन के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो इस कारण बेलनाकार आकार के कारण और इसकी जो चिकनी सतह है उसके कारण क्या है, इसमें काफ़ी ताकत, लचीलापन और घर्षण के प्रति प्रतिरोध पाया जाता है। अगर हम बात करें रेशे पर क्षार के प्रभाव की, तो नायलॉन के रेशे जो हैं वह हल्के जो क्षार हैं, जैसे कि हमारे कपड़े धोने के डिटर्जेंट हैं, है ना, सोप्स हैं, इनके प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। लेकिन अगर हम तीव्र क्षार से इनकी अभिक्रियाएं कराएं तो यह खराब हो सकते हैं। अगर हम इसी तरह अम्ल के प्रभाव की बात करें तो नायलॉन के रेशे जो वीक एसिड होते हैं, कमज़ोर एसिड होते हैं, उनके प्रति भी प्रतिरोधी होते हैं। लेकिन अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से इसकी रिएक्शन कराएं या ये कभी स्ट्रॉन्ग एसिड के संपर्क में आते हैं तो इनमें जो पाए जाने वाला एमाइड लिंकेज है वह क्या होता है, टूट जाता है, और उससे क्या होता है, फाइबर की जो संरचना है वह कमज़ोर हो जाती है। बात करें इनकी रंगाई क्षमता की, तो नायलॉन के जो रेशे हैं वह क्या होते हैं, रंगों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। हमने देखा कि इसमें क्या पाया जाता है, एमाइड लिंकेज पाया जाता है। तो एमाइड जो ग्रुप है उसकी उपस्थिति के कारण यह रंगों को आसानी से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए जो नायलॉन के रेशे हैं उनको हम कई तरह के जो है वेरीड रंगों में रंग सकते हैं, है ना, तो इजीली इनको रंगा भी जा सकता है। अब बात करें सनलाइट के इफेक्ट की, तो अगर हम देखेंगे अगर सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नायलॉन के रेशे आते हैं तो उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उससे क्या हो सकता है, उनका फोटो डिग्रेडेशन हो सकता है, उनका कलर फीका हो सकता है या फिर वो पीले पड़ सकते हैं, है ना। और जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो पराबैंगनी विकिरण होता है, वह क्या करता है कि जो नायलॉन के पॉलीमर हैं उनमें जो पॉलीमराइजेशन जो चेन बनी है उसको क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, और जिस कारण जो उसकी ताकत और जो लचीलापन है वह उसमें क्या हो सकता है, हानि हो सकती है। तो इसलिए जो नायलॉन के रेशे हैं, नायलॉन के फाइबर है, उसको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए। तो ये हो गए नायलॉन के जो है विशेषताएं। अब हम नायलॉन के रेशों के उपयोग की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नायलॉन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, हमारा रेशा है। तो इसलिए जो नायलॉन के जो रेशे हैं उसका उपयोग बहुत सारी वाइड रेंज वस्त्रों को या फिर सामग्रियों को बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला जो उपयोग है नायलॉन का वह है वस्त्र निर्माण करने में। विभिन्न प्रकार के वस्त्र जैसे शर्ट्स हैं, है ना, या फिर हमारे जो स्विम सूट्स होते हैं इनको बनाने में, है ना, या हमारी जो साइकिलिंग की जो कॉस्ट्यूम्स है, हमारे जो अंडरवेयर है, रेन कोट है, इनको बनाने के लिए रेन कोट है, छाता है, इन सब का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नायलॉन के रेशे का उपयोग करते हैं। उसके अलावा नायलॉन को कई तरह की जो औद्योगिक निर्माण की जो सामग्री है उनमें भी उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह क्या है, उच्च उनकी जो इलास्टिसिटी अच्छी होती है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो जल्दी आसानी से टूटते फूटते नहीं है। तो इसलिए इनका उपयोग क्या किया जाता है, अनेक तरह के जो औद्योगिक उपकरण हैं उनमें किया जाता है। जैसे कि हम इससे रस्सियाँ बनाने में, रोप्स बनाने में, डोरियाँ बनाने में, पैराशूट बनाने में, है ना, तिरपाल बनाने में, टेंट बनाने में, है ना, और जो सुरक्षा इक्विपमेंट है उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो नायलॉन के रेशे हैं उनका जो हमारे ऑटोमोबाइल जो है, हमारे जैसे कार है, इन सब के क्या है, अनेक जो कंपोनेंट्स है, जो घटक हैं, उनको बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि सीट बेल्ट है, आपके एयर बैग्स है ना, कारपेट हैं जो कार में यूज़ किए जाते हैं, इन सभी को बनाने के लिए भी हमारे जो नायलॉन के रेशे हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही जो नायलॉन है, क्योंकि हमने देखा कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, वो लचीले होते हैं, है ना, और वाटर रिपेलेंट होते हैं, तो इसलिए इनका निर्माण, इनका उपयोग हम जो पैकेजिंग सामग्री है उसको निर्माण के लिए भी हम करते हैं। जैसे कि नायलॉन के बैग्स होते हैं, नायलॉन की फिल्म्स होती हैं, नायलॉन की शीट्स होती हैं, है ना, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोरेज करने में, उनको कवर करने में, पैकेज करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक है ना, क्योंकि मशीन के पुर्जे बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, तो नायलॉन का जो रेशा है, नायलॉन 6 और 6 है ना, इनका उपयोग क्या किया जाता है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है ना। जैसे कि गियर्स हैं, बियरिंग्स होती हैं, है ना, विद्युत कनेक्टर होते हैं, इन सभी को बनाने के लिए जो हमारा नायलॉन का रेशा है उसका उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा जो हमारे खेल उपकरण हैं, क्योंकि आपने देखा कि नायलॉन का जो रेशा है वो काफ़ी हल्का है वजन में, है ना, उस डायमेंशनली स्टेबल है, और वह क्या है, उस इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो इस कारण जो नायलॉन के रेशे हैं उनका उपयोग जो खेल उपकरण है उनको बनाने में भी किया जाता है। जैसे हम देखते हैं बैकपैक्स होते हैं, या ट्रैकर्स जो जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, उनके जो बैग्स हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो कैंपिंग के जो मटेरियल होते हैं, है ना, जो मछली पकड़ने का फिशिंग नेट होता है, या जो हम रैकेट खेलते हैं, रैकेट में जो नेट लगा होता है, जो डोरी होती, जिस दो धागे से जिसमें जो हमारा रैकेट बना होता है जिस डोरी से, तो वह सभी किससे मिलके बनते हैं, नायलॉन से मिलकर बने होते हैं। तो आई होप इस क्लास में आपको नायलॉन के रेशे के बारे में समझ आया होगा। नायलॉन का रेशा दो प्रकार का होता है, नायलॉन 6 और 6 और नायलॉन बहुत ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, हमारा फाइबर है ना, और नायलॉन का उपयोग कई तरह के डाइवर्स सेक्टर्स में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले रेशे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।